गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़े थे फ्रांसीसी क्रांति के जो है पॉलिटिकल रीजंस। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के जो है सामाजिक कारण। तो समाज का ढांचा इतना ज्यादा असमान था, समाज का वर्गीकरण इतना ज्यादा असमान था, जिसके कारण समाज में असंतोष व्याप्त हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का जो है मुख्य कारण बना। तो सामाजिक कारण भी जो है कम उत्तरदायी नहीं थे। पुराने समय से चली आ रही परंपरा थी कि जन्म का जो आधार था वो पैतृक था, योग्यता की कहीं कोई जगह नहीं थी। जन्म अगर कोई भी व्यक्ति जो है उच्च कुल में जन्म ले लेता, चाहे वो योग्य होता उस पद के चाहे ना होता, तो वो अपने पैतृक विशेष अधिकार प्राप्त करता था। लेकिन यदि कोई व्यक्ति निम्न कुल में या फिर निम्न घराने में जो है जन्म ले लेता, तो उसी हिसाब से चाहे उसमें योग्यता होती, लेकिन फिर भी वो योग्यता के आधार पे जो है अपना पद प्राप्त नहीं कर सकता था। जन्म के आधार पे ही जो है सामाजिक वर्गीकरण निर्धारित किया गया था, और जिसके कारण आगे चल के जो है समाज के लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 की जो ये घटना थी, ये कोई ये नहीं है कि शासकों के अत्याचार पूर्ण या दमन पूर्ण कार्यों का ही नतीजा थी, बल्कि समाज में व्यापक जो असंतोष था उसका भी नतीजा थी। पुराने समय से चली आ रही जो परंपराएं थी, 18वीं सदी के लोग जो है उसको मान नहीं रहे थे, जिस कारण से उनमें असंतोष व्याप्त हो गया। जैसे कि फ्रांस की जनसंख्या थी, फ्रांस की 2.5 करोड़ जनसंख्या थी। तो 2.5 करोड़ जनसंख्या में से 1,50,000 जो है जो उच्च वर्ग के जो है पादरी थे, और जो 1,30,000 के करीब जो है सामंत थे। तो ये जो उच्च वर्ग के पादरी थे, सामंत थे, जनसंख्या की दृष्टि से फ्रांस की जनसंख्या का जो है 1% बनता है। और इनके अतिरिक्त कुछ अन्य जो है कुलीन थे जो कि निम्न दर्जे में आते हैं या सामान्य दर्जे में आते हैं। तो इस प्रकार से फ्रांस में जो है जनसंख्या का 2% जो था वो उच्च वर्ग में आता था, और 98% जो था वो कि निम्न वर्ग में आता था। तो निम्न वर्ग की जनसंख्या इतनी ज्यादा थी और उच्च वर्ग की जनसंख्या इतनी कम थी। तो ये जो उच्च वर्ग की इतनी कम जनसंख्या थी, ये 2% जो भाग था वही फ्रांस की सारी सुख सुविधाओं को जो है सुख सुविधाओं का वहन कर रहे थे, और जो 98% जनसंख्या थी, निम्न वर्ग था, वो सारी सुविधाओं से वंचित था। तो इस प्रकार से फ्रांस जो है 2 भागों में बट गया था, सुविधा प्राप्त वर्ग और सुविधा विहीन वर्ग। तो ये समाज का जो इतना असमान ढांचा था, समाज का जो वितरण था इतना असमान था, वो मुख्य रूप से जिम्मेदार रहा फ्रांसीसी क्रांति के लिए। तो हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति के लिए कौन कौन से जो है सामाजिक कारण उत्तरदायी थे, और उन्होंने जो है फ्रांसीसी क्रांति में क्या भूमिका निभाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक वर्गीकरण की। सामाजिक वर्गीकरण की। समाज का जो वर्गीकरण था वो काफी असमान था। असमान में जैसे हम बात करते हैं कि 2 ही वर्ग थे समाज में, सुविधा विहीन वर्ग, सुविधा विहीन वर्ग और सुविधा प्राप्त वर्ग। ये वो लोग थे जिनके पास जो है केवल जीवन यापन के लिए थोड़ा बहुत आय होती थी, और इनकी जो पूरी आय थी वो पूरी आय का उनके पास अंत में जब वो निष्कर्ष निकालते थे तो पूरे साल में उनके पास उनकी आय का 20% भाग ही बचता था। बाकी सारा का सारा जो है कर देने में या फिर बेगार चुकाने में निकल जाता था, क्योंकि कर भी इतने ज्यादा थे उनके ऊपर है। तो इस प्रकार से ये जो वर्ग है, ये 2 वक्त की रोटी के लिए भी जो है इनको काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, और इसीलिए जो है इनको किसी प्रकार की सुविधा तो थी ही नहीं, बल्कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से ही जो है ये अपना कमा पाते थे। दूसरा जो वर्ग है सुविधा प्राप्त वर्ग, 98% संपत्ति का जो है मालिक था फ्रांस की
सॉरी 98% संपत्ति का ये मालिक था, और जो है किसी भी तरह का कर इनको नहीं देना पड़ता था। इसमें जो है बड़े जमींदार आ सकते हैं, बड़े जागीरदारों की बात हम कर सकते हैं, या फिर जो 1.5 लाख पादरी हैं, उच्च कुलीन के जो लोग हैं, उनकी हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह से दो वर्गों में जो समाज बटा हुआ था, सुविधा प्राप्त वर्ग और सुविधा विहीन वर्ग, जिसमें से सुविधा प्राप्त जो वर्ग था उसको हर तरह की सुविधाएं थी, किसी तरह का कोई कर नहीं, और सुविधा विहीन वर्ग के पास सारे ही जो है सुख सुविधाओं के साधन से वो वंचित था। और इस प्रकार से समाज का असमान जो वर्गीकरण था, तो इसने जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई फ्रांसीसी क्रांति में, क्योंकि लोगों का असंतोष अब बढ़ गया था और लोगों ने जो है अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी थी। दूसरा हम बात करते हैं फिर जो है कुलीन वर्ग की। कुलीन वर्ग की, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पादरी की। कुलीन वर्ग में जैसे हमने बात की थी कि कुलीन वर्ग में पादरी और जो है सामंत या जागीरदार लोग आते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पादरी की। पादरी भी जो है एक तरह के नहीं थे, पादरी भी दो तरह के थे। जो उच्च तबके के पादरी थे और निम्न या सामान्य दर्जे के पादरी थे। उच्च वर्ग के जो पादरी थे, उच्च जो पादरी थे, उनका जो पद था वो पैतृक था। जैसे कि लुई 14वें ने वर्साई में जो नई राजधानी, नया राजमहल बनवाया था, तो ये उच्च पादरी वहां रहते थे। तो पहले क्या था, पादरियों का काम था कि चर्च में रहना और धर्म कार्यों को जो है संपन्न करवाना, लोगों को जो है धर्म का संदेश देना। लेकिन यहाँ पे आकर के पादरी बहुत ज्यादा विलासी हो गए थे, क्योंकि चर्च की अपनी भूमि होती थी। एक इतिहासकार है हेजन, वो लिखते हैं कि चर्च के पास इतनी ज्यादा भूमि थी कि जो फ्रांस में जो चर्च था वो अपने आप में एक राज्य था। इस प्रकार से बहुत ही बड़ी भूमि के मालिक होते थे। इनकी आय के साधन बहुत ज्यादा थे। एक पादरी के विषय में लिखा गया है कि उसकी जो इनकम थी $3 लाख थी, $3 लाख प्रति वर्ष थी। तो इस प्रकार से इनकी जो आय थी, आय के जो साधन थे, जो इन राजा द्वारा दान में दी गई भूमि थी, वो चर्च की जो भूमि थी उसका जो सुविधा भोग रहे थे, ये उच्च वर्ग के पादरी खुद भोग रहे थे। और अब धर्म कार्यों में उनका कोई मन नहीं लगता था, वो जो है भोग विलास में डूबे रहते थे। आम जनता को उनसे जो है अब गिलानी होने लगी थी, क्योंकि जो पादरी का काम था चर्च में जो पूजा अर्चना करना, वो किसी तरह के उस काम से जो है बिल्कुल भी लगाव उनको नहीं था, वो उस काम से दूर थे, जिसके कारण से जो आम जनता इनसे गिलानी करने लग गई थी। तो बहुत सारे नियंत्रण इन्होंने, उच्च पादरियों ने आम जनता पे लगाए, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि बुक्स या पत्र पत्रिकाएं थी, उनके ऊपर जो सेंसर लगता था वो भी जो है यही लगाते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी सुख सुविधाओं को भोगते हुए बहुत सारे अधिकारों का यूज कर रहे थे, और उन अधिकारों का जो है ये दुरुपयोग भी कर रहे थे। बहुत सारे जो है ये कर लोगों पे लगा रहे थे, और इतने सारे तरीकों से आने वाली जो आय थी, उनका जो उपभोग है, ये पादरी लोग स्वयं अपने भोग विलास के लिए कर रहे थे, न कि आम जनता की सहायता के लिए। तो उच्च वर्ग के जो पादरी थे, ये जो है इनका जीवन काफी विलासी हो गया था। और इसके बाद हम बात करते हैं निम्न वर्ग के जो पादरी थे। निम्न पादरी या फिर सामान्य पादरी उनको हम कह सकते हैं। तो ये जो निम्न वर्ग के पादरी थे या सामान्य पादरी थे, ये थोड़े से उच्च वर्ग के पादरियों से कम विलासी थे। इनके पास ये जो है गांव या छोटे शहरों में रहते थे। इनके पास सुख सुविधाएं थी, साधन संपन्नता नहीं थी, लेकिन इनके तरह विलासी जीवन ये नहीं जीते थे। ये हालांकि धार्मिक कार्यों में भी जो है लीन थे। ये धर्म कार्य जो है संपन्न करवाते थे। पूजा अर्चना, विवाह या जन्म, जितने भी जो है पूजा होती है, जन्म मृत्यु या जो भी संस्कार होते हैं, जो पूजा अर्चना ये संपन्न करवाते हैं, उनमें इनका पूर्णतः ध्यान था, और ये वो सारे ही काम जो है अपना संपन्न करवाते थे। तो ये इनका आम जनता के साथ सीधा सरोकार था, और आम जनता के साथ इनकी सहानुभूति भी थी। दूसरा, ये उच्च पादरियों से घृणा भी करते थे, क्योंकि
उच्च पादरी जो है पुराने समय से जितनी भी संपत्ति चर्च के पास एकत्रित हो गई थी उनका जो है वहन कर रहे थे, और इनको जो है किसी भी तरह का अधिकार नहीं था कि उस संपत्ति में से कोई हिस्सा इनको मिले। इस वजह से निमन जो पादरी थे या सामान्य दर्जे के जो पादरी थे, जो कि छोटे शहरों में या गांव में रहते थे, वो पूजा अर्चना के कार्य भी करते थे, आम जनता से उनको लगाव भी था, उच्च पादरियों से उनको घृणा थी। और इसी कारण से जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय पे आम जनता का साथ जो है सामान्य पादरियों ने, निमन पादरियों ने दिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पादरी वर्ग था दो भागों में बटा हुआ था। तो जो कुलीन वर्ग था उसमें हमने बात की पादरियों की, और कुलीन वर्ग में दूसरा वर्ग आता है जागीरदार या सामंत। जागीरदार या सामंत भी उसको हम कह सकते हैं। तो जागीरदारों की बात करें तो इसमें भी जागीरदार भी दो तरह के थे, जिसमें उच्च कुलीन वर्ग के जो जागीरदार थे या उच्च कुलीन वर्ग के जागीर, इसमें जागीरदार उच्च कुलीन वर्ग की, या फिर जो सामंती जो जागीरदार थे जिनका पद पैतृक था, जिनकी जमीनें जैसे कि पहले पैतृक रूप में उनको अपने पिता की संपत्ति, दादा की संपत्ति उनको मिलती थी, तो ऐसे वो जागीरदार थे। तो उनको जो है उच्च दर्जे का या जो तलवार का जो है जागीरदार या तलवार के कुलीन बोला गया है। उच्च दर्जे के जागीरदारों को तलवार के कुलीन बोला गया है। तो आजकल एक नया वर्ग भी जागीरदारों में उत्पन्न हो गया था, जिसमें वस्त्र के कुलीन वो कहलाते थे। वस्त्र के कुलीन इसलिए कहलाते थे क्योंकि जब लुई 14वें ने अपने जो है महल को वर्साई में बनवाया तो करोड़ों डॉलर खर्च हुए, राजकोष उसका खाली हो गया। तो राजकोष को भरने के लिए जो है जितने भी उच्च पद थे वो खरीदे और बेचे जाने लगे। जैसे कि हमने राजनीतिक कारणों में पीछे बात की थी कि जो शासन व्यवस्था थी काफी भ्रष्ट थी, जो उच्च पद थे वो खरीदे और बेचे जाते थे। उसका एक मुख्य कारण ये था कि उनका राजकोष खाली हो गया था। उसको भरने के लिए जो है उसको भरने के लिए उनको धन की जरूरत थी, और धन कहाँ से आएगा, फिर लोगों पे अत्यधिक कर लगाया उन्होंने, और जो सरकारी जो पद थे, ऊंचे जो पद थे उनको खरीदा और बेचा जाने लगा। तो जो पद जिन लोगों ने खरीदे, जो ऊंचे कुलीन कहलाने के लिए जिन लोगों ने पद खरीदे, नए नए वो अमीर बने थे और नए नए वो उच्च पद के अधिकारी बने थे, तो उन उच्च अधिकारियों को जो है वस्त्र के कुलीन कहा गया। तो तलवार के कुलीन थे जो पुराने कुलीन थे, और जो उच्च तबके में अभी अभी शामिल हुए थे उनको वस्त्र के कुलीन कहा गया। तो ये जो कुलीन लोग थे, जागीरदार लोग थे, ये जो है अपने तलवारें टांग के निकलते थे, और ये तलवारें रखना इनका जो है एक चिन्ह होता था। जो पुराने कुलीन थे उनके जो है पुराने जो अपने परिवारों के जो कुछ निशान होते थे, जो उनके साथ पैतृक रूप में उनको मिल जाते थे, और जो है आगे चल के वो उनकी निशानी होती थी कि ये इस घराने का जो है उच्च कुलीन है। तो इस तरह से जागीरदार भी दो तरह के थे, जो पुराने कुलीन थे और जो अभी नए नए कुलीन बने थे। तो पुराने कुलीनों को जैसे तलवार के कुलीन, और जो नए कुलीन थे उनको वस्त्र के कुलीन जो है कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने बात की दो वर्गों की। तीसरा जो वर्ग था, इसमें तीसरा जो वर्ग था वो था मध्यम वर्ग। मध्य वर्ग, तीसरा जो ये मध्यम वर्ग था हम बात कर रहे हैं। हमने बात की जो है कुलीन वर्ग में पादरियों की। पादरी दो तरह के थे, ऐसे ही जागीरदार या उच्च दर्जे के कुलीन, ये भी दो तरह के थे। तो इसमें अब हम बात कर रहे हैं मध्यम वर्ग की। तो मध्यम वर्ग में बात करेंगे हम जो प्रबुद्ध वर्ग का उदय हो रहा था। मध्यम वर्ग जिसके लिए बुर्जुआ शब्द यूज किया गया है, बुर्जुआ जो है मध्यम वर्ग के लिए यूज किया गया शब्द है, और मध्यम वर्ग को बुर्जुआ वर्ग जो है कहते थे। तो इसमें जो है आम जनता थी, जिसमें सारी जो करों को वहन करने वाली, सारे अत्याचारों को सहने वाली, सामाजिक वर्गीकरण में सबसे निम्न रहने वाली जो है जनसंख्या थी, वो मध्यम वर्ग में शामिल थी। जिसमें हम बात करते हैं प्रबुद्ध लोगों की। इसमें एक नया वर्ग अभी अभी उत्पन्न होने लग गया था, जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, कलाकार थे, साहित्यकार थे, पत्रकार थे। तो जो ये नया वर्ग जो उत्पन्न हुआ था, ये प्रबुद्ध लोगों का वर्ग था, ज्ञानी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने अपने अधिकारों के लिए जो है अब आवाज उठानी शुरू कर दी थी। तो ये जो वर्ग उत्पन्न हुआ था, ये जो है मध्यम वर्ग में
शामिल किया गया। तो दूसरा इसमें ही एक और वर्ग था शिल्पकार का या श्रमिकों का। शिल्पकार और श्रमिक वो थे, उस समय फ्रांस में जो है एक सिस्टम, गिल्ड सिस्टम होता था। तो हर काम को करने वाले लोगों का एक समूह होता था, उस समूह को गिल्ड कहते थे या श्रेणी कहती थी। तो जैसे कि बर्तनों का काम करने वाले अलग से उनका गिल्ड था, चमड़े का काम करने वालों का अलग से गिल्ड था, कपड़े का काम करने वालों का अलग से गिल्ड था, श्रेणी थी, उनका एक मुखिया होता था। जो भी जो है रूल रेगुलेशन होते थे वो मुखिया अपने जो है गिल्ड को बताता था। तो इस प्रकार से जो ये गिल्ड सिस्टम था श्रमिकों के लिए, शिल्पकारों के लिए था, तो ये भी काफी समय से जो है अपने ऊपर अत्याचार सहन करते करते अब जो है असंतोष से भर गया था और जो है ये अब अपने अधिकारों के लिए जो है आवाज उठाने को मजबूर हो गया था। तो उनमें भी जो है असंतोष अब भरता जा रहा था। तीसरा हम बात करते हैं इसमें मध्यम वर्ग में किसानों की। किसान भी दो तरह के थे। दो तरह के किसानों में बात करते हैं हम, जैसे कि एक तरह के किसान तो थे जिनकी अपनी भूमि थी। दूसरी तरह के जो किसान थे वो जो है श्रमिक कह सकते हैं उनको, या फिर बेगार कह सकते हैं। छोटे किसान कह सकते हैं, श्रमिक कह सकते हैं, या फिर अर्धदास कह सकते हैं, या फिर बेगार भी उनको कह सकते हैं। बेगार का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको काम करने के लिए जो है आय नहीं मिलेगी, केवल भोजन पे वो काम करेगा, भोजन और कपड़े पे वो काम करेगा। उसको उसका मालिक जो है साल या 6 महीने में एक वस्त्र, एक जोड़ी कपड़े देगा और जो है उसको 2 वक्त की रोटी देगा और उस पे जो है पूरा दिन वो कुछ भी काम करवा सकता है, कितना भी काम करवा सकता है। तो इस तरह के दो तरह के किसान थे। एक तो छोटे दर्जे के जो किसान थे उनके पास खुद की जो थोड़ी बहुत जमीनें थी जिन पे मालिकाना हक उनका था, और दूसरा जो है जो अर्धदास थे, बेगार पे काम करते थे, जो छोटे श्रमिक थे, बिल्कुल छोटे दर्जे के जो है काम करने वाले कामगार मजदूर थे। जो किसान थे उनकी हालांकि अपनी भूमि थी, लेकिन जागीरदारों के अत्याचार इतने थे कि वो जो है हफ्ते में 3 दिन जो है जागीरदारों के खेतों में काम करते थे। और जागीरदार जो है उनके ऊपर फिर भी काफी सारे अत्याचार करते थे। जागीरदारों के बहुत सारे कर उन पे लगाए होते थे, जैसे कि जागीरदारों की आटा चक्कियां होती थी, उनको आटा पिसवाने के लिए उन पे जाना पड़ता था। आटा पिसवाई तो वो देते ही थे, बल्कि उनके साथ साथ वो कर भी देते थे। आटा पिसवाई कर होता था, नमक कर लगा रखा था उनके ऊपर, जो है नमक कर वो देते थे। और जैसे कि जागीरदारों के, बड़े बड़े जागीरदार थे, इनके तंदूर होते थे, इनमें रोटी सिकवाने के लिए जो है किसानों को जाना पड़ता था। अपनी रोटी सिकवाने के लिए भी इनको कर देना पड़ता था। जागीरदारों के शराब की भट्टियां होती थी, तो उन भट्टियों से उनको शराब लेनी पड़ती थी मजबूरन हो, क्योंकि वो जागीरदार का जो है आय का जरिया था, और उस पे भी जो है उनको कर देना पड़ता था। तो इस प्रकार से जो छोटे दर्जे के किसान थे जिनकी अपनी भूमि थी, पूरे साल में वो काम करते थे, तो 80% उनकी आय जो है कर में ही निकल जाती थी। आयकर भी उन पे लगता था, जो कि पूरी आय का जो है 5वां हिस्सा उनको आयकर देना पड़ता था। इन सारे करों को मिला करके किसान का टोटली लास्ट में उनके पास जो है 20% बचता था, और 80% उनको करों में ही लुटाना पड़ता था। और जो छोटे जो मजदूर थे, श्रमिक थे, बेगार पे काम करते थे, उनकी तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनको तो जो है भरपेट भोजन नहीं मिलता था। कई बार तो जो है इतना ज्यादा यातना उनको दी जाती थी कि वो ऐसे ही जो है तड़प तड़प के मर जाते थे। तो इस प्रकार से इतना ज्यादा असमान वितरण था, हमने अभी बात की। समाज का ढांचा जो है इतना ज्यादा असमान था। एक तो पादरी वर्ग थे जो सारी सुख सुविधाओं को भोग रहे थे, जिसमें कि हमने उच्च पादरियों की बात की, जो कि अब एक राजा की तरह जीवन जी रहे थे। और निमन पादरी जो थोड़े से ठीक थे, सामान्य जनता के साथ उनको सहानुभूति थी, लेकिन सुख सुविधा इनके पास भी भरपूर थी। फिर जागीरदारों की बात की हमने, सामंतों की बात की, जिसमें उच्च सामंत और जो है नए जो सामंत अभी अभी बने थे, जिन्होंने अपने योग्यता के बल पे जो है योग्यता के बल पे नहीं बल्कि धन के बल पे अपने पदों को खरीद करके जो है अपने आप को अभी नया नया कुलीन बनाया था। तो उनकी बात की हमने। फिर मध्यम वर्ग की बात की। तो जो इतना ज्यादा जो वितरण है समाज का, जो वितरण समाज का जो ढांचा हमने बात की, जो सुविधा प्राप्त वर्ग था, सुविधा प्राप्त वर्ग के पास जो है 98% संपत्ति की बात की हमने, सुविधा विहीन वर्ग के पास 2% संपत्ति की बात की। तो इस वर्ग के पास इसकी जनसंख्या थी 98% और इनकी जनसंख्या थी 2%। तो इस प्रकार से
इतना ज़्यादा जब असमान वितरण होगा तो उसमें जो है कभी ना कभी तो कोई ना कोई आवाज़ उठाने वाला होगा, और एक व्यक्ति आवाज़ उठाए उससे काम भी नहीं चलता। जब फ्रांसीसी लोगों के जो किसान थे, शिल्पकार थे, जो गिल्ड में काम करने वाले श्रमिक थे, या फिर जो अभी प्रबुद्ध वर्ग जिसका नया नया अभी उदय हुआ था, पढ़े लिखे जो लोग थे, उनके साथ जो सामान्य पादरी थे वो मिल गए। जब इन सब लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई तभी जो है ये फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो इस प्रकार से अब आज हमने बात की फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों की, और फिर कल हम बात करेंगे इसके लिए जो आर्थिक कारण या धार्मिक कारण जिम्मेदार थे उनकी। तो स्टूडेंट्स आज आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप सेंड कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।